हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी प्यारे बच्चों। और आज हमारा मुख्य रूप से टॉपिक है कोलाइडी विलयन की अवस्थाएं। इसके बाद हम कोलाइडी तंत्र के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका जो कोलाइडी विलयन की दो अवस्था होता है, एक परिचित प्रवस्था, एक परिक्षेपण माध्यम। इनको मिलाने पर प्यारे बच्चों किस प्रकार से कोलाइड तंत्र बनता है और इनके बीच आकर्षण बल के आधार पर कोलाइड तंत्र को किस प्रकार से बांटा गया है। जिससे आप लोग पढ़ोगे परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले बल के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज का थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर इंटरेस्टेड हो सकता है आपके लिए, और जिस स्टेट से हटा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कहूँगा कि भाई साहब कि आप पढ़ो ही, लेकिन एक बार पढ़ लेते हो सकता है आगे चलकर आपको ये काम में आए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आपको हेल्पफुल होता है, क्योंकि आगे चलकर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलता रहता है। और ये जो आज मुख्य रूप से टॉपिक है ना, ये 9th क्लास में भी आप पढ़ के आ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा आसानी से आपसे बनेगा और बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलाइडी अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोलाइडी अवस्था दो प्रकार की होती हैं, एक परिचित प्रवस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम। इसको आप कैसे समझोगे, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं एक छोटा सा ना डायग्राम के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा समझाने के लिए। एक पात्र मैंने ले लिया, ये पात्र है प्यारे बच्चों, और इस पात्र में मैं भर देता हूँ द्रव। द्रव का मतलब जैसे पानी ही भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। जिसकी मात्रा अधिक है, जिसकी मात्रा अधिक है, समझ रहे हैं। जिस प्रकार से विलयन में आपने पढ़ा कि विलायक, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है और एक पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे मैं इस पानी में, ये मेरा पानी था, ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चों शक्कर के अणु मिला दिया, मतलब 10 ग्राम मैंने मिला दिया शुगर। क्या? शुगर, ठीक है। अब दो चीजें यहां पर है, एक तो विलायक है और एक तो विलेय है। विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक है, और एक विलेय जिसकी मात्रा कम है। थोड़ा समझिएगा। इन्हीं को दो भागों में यहां पर हम कोलाइड तंत्र के आधार पर इनको दो भागों में हमने नाम दे दिया है, एक परिचित प्रवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। माध्यम मतलब जैसे यहाँ पे पानी है, ये माध्यम हो गया। क्या? माध्यम जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसे हम विलायक कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलायक। तो ये है परिक्षेपण माध्यम, विलायक। अब माध्यम मतलब जिसमें कोई पदार्थ मिलाया गया हो, और जो पदार्थ मिलता है उसे हम बोलते हैं परिचित प्रवस्था। जैसे हमने शक्कर यहाँ पे मिलाया, तो शक्कर को बोल सकते हैं मेरे बच्चों परिक्षिप्त प्रवस्था। क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था। चीजें क्लियर हो गई। जैसे हम विलयन की बात करते हैं कि विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलायक और दूसरा विलेय। विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसमें मिलाई जाती है, वो विलायक है। जैसे पानी एक विलायक है जिसमें हमने शक्कर मिलाया। जिस पदार्थ को मिलाते हैं जिसकी मात्रा कम है, उसे हम बोलते हैं विलेय। तो यहां पर विलेय मतलब परिचित प्रवस्था, और फिर बच्चों विलायक मतलब परिक्षेपण माध्यम। क्या? परिक्षेपण माध्यम। तो दो अवस्थाओं को यहां पर रखा गया कोलाइडी तंत्र को समझने के लिए, कि जिसको हम मिला रहे होते हैं, समझ रहे हैं। यहां पर देखिए कोलाइडी विलयन में परिचित प्रवस्था का आशय है कि कण जो कि माध्यम में वितरित है, यानी उन कणों को हम बोलेंगे जैसे शक्कर के कण हैं। यहाँ पर शक्कर के कण क्या है? परिचित प्रवस्था, और पानी है जो कि इस पूरे शक्कर के कणों को विलय कर रहा है, मिला रहा है, उसे हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए इनको बांटा गया है परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। अब जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों कि आपका विलायक द्रव ही हो, ऐसा नहीं है। विलायक द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकते हैं। और इन्हीं को प्यारे बच्चों यहाँ पर समझाया गया है, जिसको अपन देखते हैं। फर्स्ट नंबर आप देखोगे, इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है बढ़िया सा, और प्यारे बच्चों एक साइड परिचित प्रवस्था लिखना है और फिर परिक्षेपण माध्यम। परिचित प्रवस्था का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जिस पदार्थ को हम मिला रहे होते हैं, माध्यम मतलब जिसमें हम मिला रहे होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे जब हम ठोस को ठोस से मिलाते हैं, ठोस को ठोस से मिलाते हैं, जैसे आप विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुएं, जैसे नहीं बोलते हैं सोना में भाई खोट है, यानी सोना में कुछ अल्प मात्रा में कुछ अन्य ठोस मिला हुआ है, शुद्ध सोना नहीं है। मतलब सोना कहीं ना कहीं मिश्र धातु हो गया, वो प्योर सोना नहीं है, मतलब उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ और वहां पे ठोस पदार्थ मिला दिया गया।
तो वो एक प्रकार से मिश्र धातु कहला जाता है। चांदी में कुछ खोट है, सिल्वर या चांदी जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ खोट है, इसमें कुछ अन्य पदार्थ मिलाया गया है, तो प्यारे बच्चों वो हो गया मिश्र धातु। तो ठोस को ठोस से मिलाते हैं तो बनता है ठोस सॉल। अब जिस स्टेट में या जैसे यूपी में है, बिहार में, जहां भी प्यारे बच्चों इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एमपी में तो हट गया है, लेकिन जिस स्टेट में भी यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि ठोस को ठोस में मिलाने से क्या बनता है, ठोस सॉल, सॉल, एरोसॉल, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ठोस सॉल आपको पता होना चाहिए, सॉलिड सॉल जिसे बोलते हैं, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यहां पर देख सकते हैं रूबी ग्लास, जिसे रंगीन कांच, और आप ले सकते हैं रत्न, मिश्र धातुएं, और भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं तो आप लोग लिख लो। मिश्र धातु सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ठोस को ठोस से मिलाने से। अब जब ठोस को द्रव में मिलाते हैं, सबसे बेहतरीन आप देखोगे पेंट। पेंट आप देखे हो, है ना, लकड़ी वाला पेंट, चाहे आप लोहे वाला पेंट, किसी भी प्रकार से पेंट की बात करें हम, तो प्यारे बच्चों जो पेंट होता है, कलर जिसे बोलते हैं, तो उसमें कलर जो आपका होता है पहले सॉलिड होता है, फिर उसको द्रव में मिलाया जाता है, जिससे वो ठोस और द्रव मिलकर के साल का निर्माण करता है। तो जब हम ठोस को द्रव में मिलाते हैं, किसको, ठोस को द्रव में मिलाते हैं, तो आपका बनता है साल। क्या बनता है, साल। तो यहां पर प्यारे बच्चों एक और भी आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का विलयन। आप पानी में मिट्टी डाल दो, समझ रहे हैं, पानी में मिट्टी डाल दो तो आपका मिट्टी का विलयन बन जाता है। पानी में मिट्टी डालोगे तो मिट्टी का विलयन बनेगा, सिंपल है। और इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैंने बता ही दिया कि प्यारे बच्चों आपका पेंट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोशिका तरल, ये भी चीज है, ठीक है। जल में किसी भी पदार्थ का विलयन ले लो आप, जल में शक्कर का विलयन, जल में नमक का विलयन, ये सब क्या है, ठोस को हमने द्रव में मिलाया तो बना। ठीक, चलिए अगला है ठोस को गैस से मिला दो। ये बड़ा खतरनाक है यार, ठोस को गैस से। जब आप लोग धुएं की बात करते हो, धुआं आपने समझा होगा, धुआं जो होता है प्यारे बच्चों बिल्कुल काला दिखता है। क्या दिखता है, काला, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती है और साथ में कार्बन के कण होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठोस यदि गैस में मिला है मतलब एरोसॉल कहलाया, ठोस एरोसॉल, देख सकते हो एरोसॉल, बिल्कुल इसको याद ही करना है कि ठोस को गैस से मिलाते हैं तो एरोसॉल, गैस को ठोस से नहीं, ठोस को गैस से मिलाया तो एरोसॉल बना, समझ रहे हैं। तो जब ठोस को गैस में मिलाया गया तो एरोसॉल बना। धुआं सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, धूल का तूफान, ये धुआं है, धूल का तूफान आप लोग लिख सकते हैं, धूल का तूफान, मतलब धूल जो है यानी डस्ट जो है वो वायु के साथ जब मिल जाता है धूल का तूफान बन जाता है। धुंध, पुच्छल तारे, पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है, ये सब प्यारे बच्चों एरोसॉल का एग्जाम्पल है। अब हमने ठोस को तीनों में मिलाया, ठोस को ठोस में मिलाया, ठोस को द्रव में मिलाया, ठोस को गैस में मिलाया, तो हमें ठोस सॉल, सॉल, एरोसॉल मिल गया। अब हम द्रव को मिलाते हैं ठोस से। अब भाई ठोस को तीनों से मिला दिया, अब द्रव को तीनों से मिलाकर देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, जब द्रव को ठोस में मिलाएंगे तो द्रव को ठोस में मिलाते हैं तो जेल बनता है, जिसे जेली बोलते हैं, दही बोलते हैं। दही में प्यारे बच्चों ठोस ज्यादा होता है और द्रव कम होता है। फिर आप मक्खन बना दो उसमें पानी डालकर, उसको भैया मट्ठा जिसे बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, आपके यहाँ मक्खन नहीं बोलते होंगे, मक्खन मट्ठा जिसे बोलते हैं, शुद्ध माठा अपने बघेली में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं द्रव को ठोस में मिला रहे हैं तो जल का निर्माण होता है। आप मक्खन, बूट पॉलिश सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बूट पॉलिश इसका जेल है, जेली, दही, ये सारे हैं। द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो पायस बनता है, पायस, द्रव को द्रव में, जैसे आपका दूध होता है उसमें प्यारे बच्चों बसा होता है, बसा, तेल, ठीक है, या तेल को जब पानी में मिला दो तो पायस बन जाता है, या पानी को तेल में मिला दो तो पायस बन जाता है, ठीक। तो जब द्रव को द्रव में मिलाया जाता है तो उस कोलाइडी तंत्र का नाम तो पायस होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। द्रव को गैस में मिला दिया जाए तो एयर में प्यारे बच्चों हमने सॉल बनाया तो एरोसॉल, द्रव को गैस में मिलाया तो एरोसॉल, लेकिन यहां पे प्यारे बच्चों ये द्रव एरोसॉल है, जिसे फेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेन, ठीक है। ये ठोस एरोसॉल था, ये द्रव एरोसॉल है, तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या? द्रव एरोसॉल, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द्रव मिला है गैस में तो आपका बादल,
बादल मतलब क्या है फिर बच्चों, द्रव यानी पानी के छोटे छोटे बूंद जो हैं पूरे वायुमंडल में वायु के साथ मिल जाते हैं तो बादल का निर्माण हो जाता है। ठंडी के दिनों में कोहरा, बोलते हैं कोहरा पड़ रहा है भाई साहब, और कोहरा पड़ रहा है मतलब आप कुछ देर बाद जाओगे तो शीत आपको पूरे पैर में लग जाएंगे। आप किसी खेत में चले जाओ तो पूरे आप भीग ही जाओगे। वो जो कोहरा होता है उसमें भाई साहब क्या क्या होता है, एक तो जलवाष्प होता है, वायु के साथ पूरा रहता है, संघनित होकर के पेड़ पौधों में चिपक जाता है। आप वहां से टकरा करके जाएंगे तो उसका पानी आपके शरीर में लिपट जाएगा। समझ रहे हैं? तो भाई जब कोहरा और बादल ये है द्रव एरोसॉल। इसके बाद गैस को जब हम ठोस में मिलाएंगे तो ठोस फोम बनेगा, फोम। वैसे ठोस फेन होना चाहिए यार, यहां पे गलत लिखा है, ठोस फेन। ठीक है, यहां पर फेन आप बना लेना। तो मैंने भी कोशिश किया इसको सुधार ही दूं तो भाई ठोस फेन बन जाएगा, क्योंकि फिर से दिक्कत ना हो। ये ठोस फेन है, फोम तो होता नहीं इसलिए ठोस फेन है। ठीक है, तो गैस को हमने ठोस में मिलाया तो ये ठोस फेन बन गया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसमें थोड़ा खतरनाक है, झांबा पत्थर ये कहा है तो आपसे याद नहीं होगा। सबसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो डबल रोटी, केक, रबर कार्क, समुद्री फेन, जो समुद्र में प्यारे बच्चों क्या है, फेन बनता है, आप लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में। तो ये है आपका गैस जो है ठोस में मिला रहता है, गैस मिलता है। डबल रोटी में ऐसा होता है, केक में होता है, रबर में होता है। गैस को जब द्रव में मिलाओगे तो ये भी बनेगा फेन या झाग। फिर यहाँ पे फोम लिखा है ना, तो इसको मैं बस सुधार देता हूँ, फेन ही कर देता हूँ। ठीक है, ये फेन बन गया ना, फेन। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस प्रिंट होता है भाई साहब, तो ये फेन है, क्या, फेन। ठीक है, फेन या झाग जिसे बोलेंगे। तो ये भाई फेंटी गई क्रीम है। ठीक है, साबुन के झाग है, शीतल पेय पदार्थ के झाग। आपको मैं बताता हूं, जैसे गैस को जब द्रव मिलाते हैं शीतल पेय पदार्थों में, आप कोका कोला, स्प्राइट वगैरह ठंडी में गर्मी में पीते ही हैं। जब भी आप उसका कवर खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सीधे बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें गैस मिला रहता है। अंदर निम्न दाब होता है, वो उच्च दाब होता है, अंदर उच्च दाब होता है, उच्च दाब से बाहर आने की कोशिश करता है। तो ये प्यारे बच्चों आपका उदाहरण हो गया इसका, फेन या झाग का। तो ये हो गया कंप्लीट। अब गैस को गैस में मिलाओगे तो भाई साहब वो कुछ नहीं, गैस ही बनेगा और कुछ है ही नहीं उसमें, जैसे वायु का मिश्रण। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, आप लोग समझ भी गए होंगे, एग्जाम्पल वगैरह पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, कोलाइडी विलयन में जो है तंत्र हम जो बनाएंगे उनमें आकर्षण बल के आधार पर, कोलाइडी विलयन के प्रकार आकर्षण के आधार पर, यानी आकर्षण बल के आधार पर, जैसे परिक्षित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच जो बल लगता है उनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक द्रव स्नेही, जैसे हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो यदि उनके बीच आकर्षण बल प्रबल है तो स्नेह है, प्रेम है, तो फिर बच्चों द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण करते हैं। वहीं पे यदि परिक्षित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के बीच आकर्षण मतलब ज्यादा नहीं है, बहुत दुर्बल है, तो वो आपका बन जाता है द्रव विरोधी कोलाइड। यानी परिक्षित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है तो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। वहीं पे यदि परिक्षित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच, परिक्षित प्रवस्था मतलब जिससे हम मिला रहे हैं, परिक्षेपण माध्यम जिसमें हम मिला रहे हैं, इन दोनों के बीच यदि आकर्षण बल प्रबल है तो वो हमारा द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। लेकिन जो हमारा प्यारे बच्चों परिक्षित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम, यदि उनके बीच आकर्षण बल दुर्बल है, यदि उनको हम संपर्क मिलाए तो आसानी से यदि वो ना बने तो वो कहलाता है द्रव विरोधी कोलाइड। स्नेह मतलब प्रेम करते हैं, लवर हैं एक दूसरे के। अरे भाई साहब ये कहां शब्द आ गया यार, सॉरी भाई, लव करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि लड़के लड़की से कर सकते हैं, है ना, लड़के लड़के या लड़की लड़कियों के बीच में भी हो सकता है, समझ रहे हो भाई साहब। तो द्रव स्नेही, द्रव स्नेही प्रेम करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, बेहतरीन क्लोज फ्रेंडशिप हो रहा है। और वही द्रव विरोधी है, अपरिचित दूसरे जगह से कोई व्यक्ति स्कूल में आ रहा है तो उसे आपको हेल मिल बनाने में महीनों लग जाएगा। लेकिन जो साथ में रह रहा अपने गांव का, वो तो भाई भाई है ना, दोस्ती यारी बहुत तीव्रता के साथ है, समझ रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे गोंद स्टार्च, क्या गोंद स्टार्च, ये क्या है, द्रव स्नेही, क्या है, द्रव स्नेही। और द्रव विरोधी क्या है, जैसे गोल्ड आर्सेनिक तथा इनके सल्फाइड ऑक्साइड जो लवण बनाते हैं ना, वो अस्थायी कोलाइड होते हैं। अभी मुख्य रूप से
यहां से क्या क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो ये तो परिभाषा हो गया, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, इसमें डिफरेंस तैयार करना है कम समय में, ठीक है। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, द्रव स्नेही बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही प्रेम है, तो इसे हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही परिचित प्रवस्था को प्रक्षेपण माध्यम में मिलाया तो आसानी से क्लोज हो गए, बेहतरीन दोस्ती बन गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ किए बिना भाई साहब यहां पर जय जयकार हो गया, है ना। लेकिन जो द्रव विरोधी है इसमें ऐसा नहीं है, इसको मिलाएंगे तो तुरंत नहीं मिलेगा। कोई दूसरे जगह का बच्चा आपके साथ आएगा तो आपसे हेलमेल नहीं होगा, तो 4 दिन, है ना। आप तो हो सकता है बैठाओ भी नहीं अपने डेस्क में, बोले मेरे पास फ्रेंड है, तो फिर टीचर बोलेंगे नहीं नहीं बेटा बैठाना पड़ेगा, तो विशेष विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। होता ना ऐसे। मैं भी जब 9th क्लास में अपने गांव से बाहर गया था, मतलब अपने पास में बिहारी में स्कूल में गया था, तो ऐसे ही होता था। पहले जाकर पीछे, फर्स्ट दिन पीछे जाकर के खाली बैठ गया। कुछ दिन बाद टीचर पहचाने कि नहीं ये पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो बोले बेटा तुम आगे बैठा करो। अब बच्चे तो बैठने ही नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतने फ्रेंड हैं, फिर नहीं बैठने दिया करो इसे। कुछ दिन बाद दोस्ती हो गई, वो भी बैठाने लग गए। तो यही है भाई साहब, द्रव विरोधी है ना। अनजान व्यक्ति को आसानी से हम नहीं बैठने देंगे, तो ये आसानी से नहीं बनता, तो इसे हम विशेष विधि का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए। तो द्रव स्नेही कोलाइड, विलेय को विलायक में मिलाया हमने, परिचित प्रवस्था को प्रक्षेपण माध्यम मिलाया हमने, तुरंत मिल गया, है ना, बन गया। अब जब ये आसानी से बनता है तो स्थायी भी होता है, ठीक है। लेकिन द्रव विरोधी भाई स्थायी नहीं होता है, ये अत्यंत अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको बनाने के लिए हमें स्थायी कारक पदार्थ मिलाना पड़ता है। लेकिन तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, अरे प्रेम करने वाले हैं, द्रव स्नेही, स्नेह है, हमें प्रेम है, बिना कुछ झंझट के, बिना कुछ खिलाए पिलाए ही हमारी दोस्ती प्रबल है, ठीक। चलिए प्रकृति क्या है, ये उत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं, आसानी से मिलकर के कोलाइड तंत्र बनाते हैं और फिर अलग भी हो सकते हैं। और लेकिन द्रव विरोधी विशेष विधि से बनाए गए, इतना आसानी से फिर दोस्ती टूटने वाली नहीं है। यदि एक बार तैयार हो गई दोस्ती तो फिर टूटने वाली नहीं है। स्कंदन का मतलब अलग करना, स्कंदन 2 पदार्थों को मिलाकर के कोलाइड विलयन बनाना, उनको अलग करना स्कंदन, समझ रहे हैं। तो प्रेम ज्यादा है, क्या है, प्रेम है। थोड़ा सा 1 मिनट यहां पर जो उत्क्रमणीय प्रक्रम मैंने कराया, क्या बुक में सही है क्या, 1 मिनट क्लियर कर लूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। स्कंदन क्या है, मैंने बता ही दिया कि अलग करना, तो ये आसानी से स्कंदित नहीं होते, प्रेम है, जुड़ाव है, और ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। टिंडल प्रभाव, कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। देखो टिंडल प्रभाव क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कराया था। जैसे आप पानी में क्या डाल दो, दूध डाल दो, और फिर वो कोलाइडी विलयन बन गया। फिर आप जब उससे प्रकाश किरण गुजारो तो क्या होगा बच्चों, वो प्रकाश किरण को फैला देगा, उसके कण जो है प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, है ना। तो टिंडल प्रभाव दिखाता है। लेकिन द्रव विरोधी ये प्यारे बच्चों, इनके कण ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि देखो स्नेह मतलब ज्यादा मिले हैं तो कम प्रकीर्णन करेंगे, और जो कम मिला रहेगा वो ज्यादा प्रकीर्णन करेगा, सिंपल है। अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुणों का मान उच्च होता है, इनके अणुसंख्यक गुणों का मान निम्न होता है। दृश्यता, क्या इनको देख सकते हैं, तो भाई साहब इनके कण इतने अत्यंत विलेय होते हैं कि इन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते। भाई द्रव स्नेही है ना, प्रेम करने वाले आए, झमाझम मिल गए, दोस्ती हो गई, समझ रहे हो। तो भाई साहब अत्यंत प्रेम करने वाले हैं, इसलिए हमें दिखा है कि दृश्यता की बात करें तो अति सूक्ष्मदर्शी से भी सरलता से नहीं दिखाई पड़ते। कौन, द्रव स्नेही कोलाइड। और भाई साहब जो द्रव विरोधी है इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई साहब जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहलाते हैं, और जो आपका द्रव विरोधी अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना काफी है। और आपके बुक में हो सकता है और इससे ज्यादा हो, लेकिन 5-6 यदि पढ़ लिए तो बहुत है यार, 5-6 गुण कम नहीं है, समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर कर लिए होंगे और बन भी जाएगा। 2 टॉपिक आज के लिए काफ़ी है, और इसके बाद हम फटाफट आपके लिए वीडियोज लाएंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, बस आप लोग पढ़ते चलें, हम आपके लिए हेल्प करेंगे। थोड़ा सा व्यस्त था इसलिए काफ़ी दिन से वीडियोज नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आपके लिए निरंतर कार्यरत हूँ और करता रहूँगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ प्यारे बच्चों, यदि नोट्स लेना है तो 9685-295149 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये चार्ज है एक विषय के, प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।